Assalamu alaikum student. Today in our 8th lecture we will talk about DNA sequencing. uh, we will discuss first of all what is DNA sequencing, इसकी definition पढ़ेंगे. Next, what is the importance of DNA sequencing, history of DNA sequencing, then हाउ डीएनए कैन बी सीक्वेंस्ड. इसमें हम पढ़ेंगे कौन से मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के हवाले से. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग? डीएनए सीक्वेंसिंग इज़ बेसिकली द नो ऑफ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस in a DNA molecule. As we know, DNA molecule basically comprises of 4 nucleotides: adenine, guanine, cytosine, thymine. These 4 bases make different type of DNA. In DNA sequencing, we have to know order of these bases. So where we use this ordering of DNA sequencing, इस हवाले से देखें तो DNA sequencing डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है. It is vital for basic biological research and other research branches and numerous field of sciences. Especially we use in the field of diagnostics, जिसमें हम डायग्नोज करते हैं डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से. डिजीज़ के जो कॉजिंग एजेंट हैं कौन से हैं उनके सीक्वेंसिंग के हवाले से पढ़ते हैं. बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, बायोटेक्नोलॉजी में जब कोई प्रोडक्ट अगर हासिल किया जाता है प्रोटीन की फॉर्म में, तो उसके डीएनए के सीक्वेंस को जानना ज़रूरी है कि कौन सा या किस टाइप का डीएनए का सीक्वेंस या जीन इसको बना रहा है. अगर वी वांट टू गेट मॉडिफिकेशन दैट वन जीन, तो सो हाउ दिस मॉडिफिकेशन कैन पॉसिबल. सीक्वेंस जीन का नोन होगा, सो उसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है. इवन म्यूटेशन स्टडी के लिए डीएनए सीक्वेंसिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है. जब हम कहते हैं जीन मैनिपुलेशन, सो जीन मैनिपुलेशन बेस करता है डीएनए सीक्वेंसिंग पे. इसके अलावा फोरेंसिक बायोलॉजी में जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट सैम्पल्स को फोरेंसिक साइंसेस में, तो इस केस में डीएनए सीक्वेंस बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. आल्दो के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डीएनए के सैंपल्स को रन करके हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर डीएनए के बारे में जानना है तो वो फिर डीएनए सीक्वेंसिंग है, जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको क्लियर कर देता है. इसके अलावा सिस्टमैटिक बायोलॉजी में डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स लाइक एनिमल्स या प्लांट हैं, उनके डिफरेंसेस को जानने के लिए, स्पीशीज़ के अंदर जो वैराइटीज़ हैं, कल्टीवार्स हैं, उनके डिफरेंस को जानने के लिए हम इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग करवाते हैं. तो डीएनए सीक्वेंसिंग बेसिकली माइनर लेवल का डिफरेंस जो है जेनेटिक मेकअप का, उसको क्लियर करता है, जो कि हमें फिर फर्दर उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है.
The advent of DNA sequencing has significantly accelerated biological research and discovery. The rapid speed of sequencing attained with modern DNA sequencing technology has been helpful in sequencing of human genome and in the Human Genome Project. सो जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं या इसके अलावा अरेबिडोप्सिस थैलियाना जीनोम प्रोजेक्ट, तो ये सारा जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीनोम्स अप टिल नोन हुए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो उसकी बेस जो है वो डीएनए सीक्वेंसिंग है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डिफरेंट जीन्स को पूरे जीनोम में पाए जाने वाले सारे जीन को सीक्वेंस किया गया। इसी तरह अरेबिडोप्सिस में किया गया। बहुत सारे और प्लांट्स हैं, यीस्ट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके सीक्वेंस जो है अब जिनके जीनोम का सीक्वेंस नोन है। तो इट्स ऑल पॉसिबल ड्यू टू द डीएनए सीक्वेंसिंग। रिलेटेड प्रोजेक्ट्स often by the scientific collaborations across continents have generated complete DNA sequences of many animals, plants and microbial genomes. Next is history of DNA sequencing. DNA की सीक्वेंसिंग की हिस्ट्री 1970s में शुरू हुई है। वैसे तो 1970s के स्टार्ट में डीएनए मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल समझा जाता था, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में डीएनए के हवाले से बड़ी एडवांसमेंट हुई और इवन ये वर्क इतना डीएनए के हवाले से इतना फास्ट ट्रैक पे चला कि डीएनए सीक्वेंसिंग भी पॉसिबल होगी 1970s में ही। सो 1977 में फर्स्ट कंप्लीट डीएनए जीनोम was sequenced, that was a bacteriophage। 1977 में बैक्टीरियोफेज के जीनोम को सीक्वेंस किया गया। इसके बाद फिर 1977 में एलन मैग्जम एंड वाल्टर गिलबर्ट ने डीएनए सीक्वेंसिंग बाय केमिकल डिग्रेडेशन को डिफ़ाइन किया। तो ये फर्स्ट वे था डीएनए सीक्वेंसिंग के हवाले से जो कि बताया गया एलन मैग्जम और वाल्टर गिलबर्ट के थ्रू। इसके बाद फिर फ्रेडरिक सेंगर ने इंडिपेंडेंटली डीएनए सीक्वेंसिंग विद चेन टर्मिनेटिंग इनहिबिटर पे जो है वो पब्लिकेशन की। तो यहाँ पे सेंगर की ये बड़ी अचीवमेंट थी कि इसने बेसिकली डीएनए सीक्वेंसिंग का एक और मेथड दिया। 1977 में मैग्जम और गिलबर्ट का जो मेथड था वो था डीएनए सीक्वेंसिंग बाय केमिकल डिग्रेडेशन, बट इन केस ऑफ सेंगर मेथड दिस मेथड वाज बेस्ड ऑन डीएनए सीक्वेंसिंग विद चेन टर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स। सो आफ्टर 77 in 1984 Medical Research Council scientists read the complete DNA sequence of Epstein-Barr virus। इसकी सीक्वेंसिंग की थी और इसका जो टोटल जीनोम साइज मेंशन किया 170 KB का था। In 1986 Laurie E. Hood laboratory at California Institute of Technology and Smith announced the first semi-automated DNA sequencing machine। 1986 में एक सेमी ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन जो है बनाई गई है। इसके बाद फिर 1987 में ABI वालों की तरफ से अप्लाइड बायोसिस्टम इन्होंने मार्केट की एक डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन जिसका मॉडल था ABI 370।
अप्लाइड बायोसिस्टम, मार्केट फर्स्ट ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग मशीन मॉडल ABI 370। तो ये मोस्ट कॉमन मॉडल है जो कि अभी भी यूज़ किया जा रहा है, आल्दो के बहुत सारे एडवांस किस्म के मॉडल्स आ चुके हैं। तो ABI सिस्टम वालों की ये पहली मशीन थी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। सो नेक्स्ट इज DNA सीक्वेंसिंग मेथड्स। DNA सीक्वेंसिंग मेथड 2 मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इंट्रोड्यूस किया था मैक्सम और गिलबर्ट ने। दूसरा इसमें चेन टर्मिनेशन मेथड जो कि सेंगर और कॉल्सन ने दिया था। अभी हिस्ट्री में हम इन दोनों के हवाले से पढ़ चुके हैं, जो कि ये काम 1977 में हुआ था। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि केमिकल मेथड क्या है, देन चेन टर्मिनेशन मेथड जो है ये क्या है। केमिकल मेथड जिस तरह की अभी बात हुई थी, ये एलन मैक्सम और वाल्टर गिलबर्ट ने दिया था 1976 से 1977 में। They developed a DNA sequencing method based on chemical modification of DNA and subsequent cleavage at specific bases। इस केस में बेसिकली जिस तरह मेथड का नाम है केमिकल मेथड, इसमें DNA फ्रेगमेंट्स की कटिंग की गई है विद अ स्पेसिफिक केमिकल के साथ इनकी कटिंग करके तो डिफरेंट साइजेस के फ्रेगमेंट हासिल किए जाते हैं। डिफरेंट साइजेस के फ्रेगमेंट मीन के इतने फ्रेगमेंट्स होंगे जो कि हमें एक एक बेस के डिफरेंस के साथ मिल जाएंगे। छोटा फ्रेगमेंट है, बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। अब ये जो डिफरेंस है ये एक एक बेस का होगा। सो इसके साथ एंड पे हर फ्रेगमेंट को पोटाशियम के साथ लेबल किया जाएगा। पोटाशियम के साथ लेबल्ड फ्रेगमेंट को बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करके तो उनके बैंड जो फ्रेगमेंट का साइज़ है उस हिसाब से उनके बैंड हासिल किए जाते हैं और फिर उन बैंड्स को जिस तरह के वो जेल पे अरेंज हो जाते हैं, देन उनके सीक्वेंस को रीड कर लिया जाता है कि डेफिनेटली जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे ऊपर होगा। उसके बाद जिस तरह फ्रेगमेंट का साइज़ छोटा होता जा रहा है तो जेल पे वो उतना ही आगे मूव कर जाएगा। तो ये बेसिकली बड़े से छोटे की जो डायरेक्शन है उसमें या ऑर्डर के साथ सारे फ्रेगमेंट अरेंज हो जाएंगे जिनको बाद में सीक्वेंस कर लिया जाता है। एक एक बेस के डिफरेंस के साथ इनको रीड कर लिया जाता है। तो ये बेसिकली केमिकल मेथड है। मेथड रिक्वायर्स पोटाशियम लेबलिंग एट वन एंड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट टू बी सीक्वेंस्ड। Chemical treatment with DNA generates breaks at every nucleotide base. Thus, a series of the labeled fragment is generated from the potassium labeled end to the first cut site in each molecule. The fragments in 4 reactions are arranged side by side in gel electrophoresis for size separation। तो ये केमिकल मेथड था जो कि मैक्सम और गिलबर्ट ने दिया, लेकिन ये मेथड इतना अफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि इसके बाद में जो सेंगर का दिया हुआ मेथड है वो ज़्यादा सक्सेसफुल था। तो रिसर्चर ने फिर उसको उस बेस पे जो है वो ऑटोमेटेड मशीनें बना ली, DNA सीक्वेंसिंग मशीनें बना ली, तो जो कि अब यूज़ की जा रही हैं। और ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है जबकि सेंगर का मेथड इजी मेथड है, एक्सेप्टेबल है, मोस्ट पॉपुलर मेथड है। अब सेकंड वन मेथड जो है, जिस तरह मैंने कहा सेंगर मेथड, इसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन मेथड। वाई वी से चेन टर्मिनेशन मेथड? बिकॉज इन सेंगर मेथड ड्यूरिंग PCR the amplified fragments are terminated or inhibited with a DDNTPs
इसमें अभी इस लेवल पे बात कर लें तो पहले ये बेसिकली क्या मेन चीज़ है, चेन टर्मिनेशन मेथड क्या है। द की प्रिंसिपल ऑफ सेंगर मेथड वाज द यूज़ ऑफ डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट DDNTPs एज अ DNA चेन टर्मिनेटर। तो ये डिफरेंस है बेसिकली इसका, या बेसिक इसका प्रिंसिपल है चेन टर्मिनेशन मेथड का। DDNTPs क्या है और DNTPs क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है DNTPs और DDNTPs में। अभी नेक्स्ट जाके इसकी बात करते हैं। इसके अलावा और क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमने चेन टर्मिनेशन मेथड बेसिकली दो मेजर एक्टिविटीज़ पर जो है उसमें होता है। फर्स्ट वन सीक्वेंसिंग PCR। सीक्वेंसिंग PCR कैसे इसका लगाते हैं, किन कंपोनेंट्स के साथ, किन कंडीशन के साथ लगाते हैं। और सेकंड वन इज़ द रीडिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ DNA। तो ये जो रिएक्शन लगाना है PCR रिएक्शन, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल स्टैंडर्ड DNA टेम्पलेट, वो DNA टेम्पलेट जिसकी सीक्वेंसिंग करवानी है। रिक्वायर्ड प्राइमर्स, उसी स्टैंड के डेफिनेटली फिर प्राइमर होंगे। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाई सिंगल स्टैंडर्ड DNA। सिंगल स्टैंडर्ड DNA मीन अगर हम डबल स्टैंडर्ड DNA की बात करते हैं तो उसमें दोनों स्टैंड एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होती हैं। इस केस में क्योंकि हमने सीक्वेंसिंग करवानी है तो जो हम एक स्टैंड की सीक्वेंसिंग करवाएंगे डेफिनेटली दूसरा स्टैंड उसका कम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसलिए इसमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA यूज़ किया जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड DNA को एम्पलीफाई किया जाता है। फिर इसके लिए प्राइमर, जब हम कहते हैं सिंगल स्टैंड को एम्पलीफाई करना है, सो वी नीड ओनली सिंगल प्राइमर, नॉट इन पेयर, सिंगल प्राइमर। इसमें फॉरवर्ड प्राइमर यूज़ किया जा सकता है या रिवर्स प्राइमर, दोनों प्राइमर इसमें से कोई एक आप यूज़ कर लें। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा DNA पॉलीमरेज, DNTPs और DDNTPs, दो तरह की इसमें न्यूक्लियोटाइड यूज़ कर रहे हैं। जो इसमें न्यूक्लियोटाइड हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो DNTPs हैं जो कि नॉर्मल टाइप के DNTPs हैं, जिसमें कार्बन ये ऐसी डिऑक्सी राइबोज है जिसमें कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव हुआ होगा, ओनली फ्रॉम कार्बन नंबर 2। तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड DNTPs या नॉर्मल DNTPs। और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड DNTPs हैं ये यूज़ करनी है, और दूसरी मॉडिफाइड DNTPs यूज़ करनी है। मॉडिफाइड DNTPs जो हैं इनमें कार्बन नंबर 2 से भी ऑक्सीजन रिमूव हुआ होगा और कार्बन नंबर 3 से भी ऑक्सीजन रिमूव हुआ होगा, दो जगह से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। सो हम इसलिए इसको करें डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यानी DDNTPs। इस केस में ये DNTPs जो हैं DDNTPs रेडियो एक्टिवली लेबल्ड भी हैं, ताकि इनको अगर हमें ड्यूरिंग आफ्टर रिएक्शन DNA सीक्वेंसिंग में रीड करना पड़े तो इसको हम इजीली लाइट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसलिए रेडियो एक्टिव लेबल भी होंगे। The DNA sample is divided into 4 separate sequencing reaction containing all 4 of the standard deoxynucleotides and DNA polymerase। इस केस में चेन टर्मिनेशन मेथड में 4 रिएक्शन लगाएंगे। 4 रिएक्शन में सब कंपोनेंट एक जैसे रखेंगे, जस्ट डिफरेंस यहाँ पे रखेंगे कि हर रिएक्शन में DDNTPs अलग अलग डाल देंगे। 4 टाइप की हमारे पास DDNTPs हैं, तो वो जो 4 टाइप की DDNTPs होंगी उनको अलग अलग हम इसमें यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, उसमें तो जिस तरह DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP यूज़ कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड DNTPs हैं जिसको हम कहते हैं डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ कर रहे हैं, DNA पॉलीमरेज यूज़ कर रहे हैं।
और इसमें फ़र्क जो करना है वो हमें डी डी एन का करना है, डाइडिऑक्सी वाली न्यूक्लियोटाइड्स का। 4 रिएक्शन है, उसमें एक में हमने डी डालनी है, दूसरे रिएक्शन में डी तीसरे में डी और चौथे में डी यूज़ करनी है। तो चारों रिएक्शन को अलग अलग इसमें रन करना है। उस केस में हम देखेंगे कि जो हमें एक वायल में फ्रैगमेंट हासिल हो रहे हैं वो सारे डी वाले होंगे, दूसरी वायल में डी वाले होंगे, यानी जिनके एंड पे डी लगा हुआ, डी होगा, डी होगा। इस तरह के ये 4 रिएक्शन हमारे पास हासिल हो गए। फिर इन 4 रिएक्शन को हम जेल पर इकट्ठे जो है वो एक जेल पर 4 वायल्स वाली जो जेल है उस पर रन करके तो इनको आगे स्टडी कर लेंगे। टू ईच रिएक्शन is added only one of the 4 dideoxy nucleotides। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डी एक में यूज़ करें, दूसरे में डी यूज़ करें, तीसरे में डी चौथे में डी यूज़ कर लें। विच आर द चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। चेन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इनमें कार्बन नंबर 3 पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे फर्दर कोई फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बन सकता। जहाँ कहीं इस तरह की डी यानी मॉडिफाइड डी लगेंगी वहीं वो फ्रैगमेंट जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, फर्दर एम्पलीफाई नहीं करेगा। टर्मिनेटिंग डी स्ट्रैंड एक्सटेंशन एंड रिजल्टिंग इन डी फ्रैगमेंट्स ऑफ वेरिंग लेंथ। The newly synthesized and labeled DNA fragments are heat denatured and separated by size by gel electrophoresis on a denaturing polyacrylamide urea gel, with each of the 4 reactions run in one of the 4 individual lanes। 4 लेन्स में 4 लेन में अलग अलग इनको रिएक्शन को रन कर लेंगे। फिर इनको स्पेसिफिक लेज़र लाइट के थ्रू रीड कर लिया जाता है कि हर लेन के एंड पे कौन सा डी लगा हुआ है। तो वो जो डी को रीड किया जा रहा होता है तो वो हमें पता है कि जेल पे रन होने वाले जो फ्रैगमेंट्स हैं वो अपने साइज़ के हिसाब से अरेंज हुए हैं। तो छोटे साइज़ वाला नीचे है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये जो बड़े फ्रैगमेंट्स इसमें हैं किस हद तक बड़े हैं? जस्ट विद द डिफरेंस ऑफ सिंगल बेस पेयर, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अगर एक फ्रैगमेंट 50 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, नेक्स्ट वन 51, उससे नेक्स्ट 52, उससे नेक्स्ट 53, 54, 55, 55, 56 सो ऑन। जितना हमारे जीन का टोटल फ्रैगमेंट का साइज़ होगा उतने हिसाब से उतने ही उसके आगे छोटे से बड़े की तरफ फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। फिर हर फ्रैगमेंट के एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको रीड किया जाएगा और उसी से सीक्वेंस को ड्राइव कर लिया जाएगा। तो चेन टर्मिनेशन मेथड की जो अचीवमेंट थी, इस बेस पे फ्रेडरिक सैंगर को 2 नोबेल प्राइजेस मिले थे, क्योंकि इसने चेन टर्मिनेशन मेथड दिया था जो कि बड़ा सक्सेसफुल मेथड रहा। और इस बेस पे ये मेथड आज पॉपुलर मेथड बना हुआ है और मज़ीद एडवांस फॉर्म में अवेलेबल है ये मेथड। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो इसको मिला था सैंगर को 1958 में मिला था। ऑन व्हाट बेसिस? इसे 1958 में कंप्लीट अमाइनो एसिड सीक्वेंस दिया था और देन इसके बाद सीक्वेंसिंग ऑफ इंसुलिन की सीक्वेंसिंग की, यानी कि प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करी। इस पे इसको नोबेल प्राइज़ मिला फर्स्ट वन 1958 में। और देन इसके बाद सेकंड नोबेल प्राइज़ ही गॉट इन 1980 फॉर द DNA सीक्वेंसिंग। तो इसको 2 नोबेल प्राइजेज़ मिले थे। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कंप्लीट अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग
और सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन. सेकंड नोबेल प्राइज वाज फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग. इसमें देखें डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड किस टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इसमें देखें कि कार्बन नंबर 3 पे सिर्फ हाइड्रोजन है, OH नहीं है. हमारा कंसर्न बेसिकली यहाँ से ऑक्सीजन से रिलेटेड है. OH रिमूव हो गया, ग्रुप नहीं है, तो इट्स मीन कि वहाँ पे डेफिनेटली ऑक्सीजन भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इससे नेक्स्ट वन जो आने वाला न्यूक्लियोटाइड है वो 3 प्राइम एंड पे अटैच नहीं हो पाएगा ड्यू टू द मिसिंग ऑफ ऑक्सीजन. देन देयर विल बी नो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 3 of one nucleotide and carbon number 5 of other nucleotide. ये डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, लैक ऑफ OH ग्रुप. और दूसरा ये है कि इसके फॉस्फेट को रेडियो एक्टिवली लेबल किया जाता है ताकि बाद में जब कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट के थ्रू इसको ऑब्ज़र्व करना हो, इसकी फ्लोरेसेंस लेनी हो, तो वो पॉसिबल हो सके. यानी कि जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है दो तरह से मॉडिफाइड है. एक तो कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप नहीं है, और सेकंड वन इसमें फास्फेट ग्रुप जो लगा हुआ है, फास्फेट रेडियोएक्टिवली लेबल्ड है. अब हम इसमें अगर कंपेयर करें डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सिंपल या नॉर्मल DNTPs हैं उनका हम कहते हैं DATP. जो मॉडिफाइड है उसको कहेंगे DDATP. फिर DGTP मॉडिफाइड DDGTP. D मीन डीऑक्सी और डबल D मीन डाईडीऑक्सी. DCTP, DDCTP, DTTP, DDTTP. आप इसमें देख रहे हैं कि जो DD वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिफरेंट कलर के साथ भी इसमें शो किए हैं, क्योंकि 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो इनको जो लेबल जब किया जाता है तो डिफरेंट कलर के साथ किया जा रहा है. अब जिस तरह DDATP है तो ये ग्रीन कलर देगा. जहाँ कहीं ये वाला न्यूक्लियोटाइड लगा होगा तो हमारे पास जो सीक्वेंस इसका आएगा वो ग्रीन कलर में होगा. यानी DATP इसमें A एडेनिन है, एडेनिन विल बी इन ग्रीन कलर. GTP यानी G गुआनिन विल बी इन ब्लैक कलर. C साइटोसिन विल बी इन ब्लू कलर. और थायमिन विल बी इन रेड कलर. ग्रीन, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, ये 4 डिफरेंट शेड्स हैं चारों के लिए, जो कि बाद में सीक्वेंस की फॉर्म में हमारे पास आते हैं. लुक हियर, चेन टर्मिनेशन कैसे होती है. नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड को कंपेयर कर लें डाईडीऑक्सी चेन टर्मिनेटर के साथ. देखिए इसमें कार्बन नंबर ऊपर जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है उसमें कार्बन नंबर 3. अब ये राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज. इसमें आप काउंट कर लें कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो कार्बन नंबर 3 जो बनती है उस पर आप देख रहे हैं कि OH अटैच हुआ है. बट इन केस ऑफ डाईडीऑक्सी चेन टर्मिनेटर्स, कार्बन नंबर 3 हाइड्रोजन is there, no OH group is available. so हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट इसमें कर सकते हैं. अब आप देखें कि अगर ये न्यूक्लियोटाइड नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड एम्प्लीफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो ये कंटिन्यूसली अटैच होते जाते हैं कार्बन
न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होते जाते हैं। लेकिन अगर डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेटर न्यूक्लियोटाइड यानी डी एंटीपीज वाला न्यूक्लियोटाइड आ गया तो सो ये उस चेन को टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि इसके कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप नहीं लगा हुआ है, जिस वजह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ नहीं बनेगा और इसकी ये टर्मिनेशन हो जाएगी। इसको देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो बेसिकली DNA सीक्वेंसिंग की अंडरस्टैंडिंग देता है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो बैंड शो किए गए हैं ये बेसिकली को स्केच बनाया हुआ है जेल पे। जब ये सैंपल रन करते हैं तो उसका स्केच बनाया हुआ है। उसमें आप देखें कि रेड है वो थायमीन को शो कर रहा है, ब्लैक ग्वानिन को, ब्लू साइटोसिन को और ग्रीन एडेनिन को शो कर रहा है। अब ये जेल पे साइज़ के हिसाब से अरेंज हुए हैं। सबसे नीचे या सबसे मतलब आगे इसको कह लें तो वो सबसे छोटा फ्रैगमेंट है। इसमें आप देखें कि इसके एंड पे T यानी TTP लगा हुआ है, तो वो T को रीड कर लिया गया, T बोल्ड शो किया हुआ है सीक्वेंस में। दूसरा फ्रैगमेंट में जो फ्रैगमेंट है उसके एंड पे G आया, GTP, तो उसके एंड पे G को रीड कर लिया। तीसरे में C आया तो C को रीड कर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें अगर काउंट करें आप कितने बेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे छोटे फ्रैगमेंट में 6 बेसेस हैं। 6 में जो 6 वाली है वो T है और उससे ऊपर जो फ्रैगमेंट है उसमें 7 है। 7 वाले में जो 7 वाली है वो G है, तो इसका मतलब 6 नंबर पे T ही होगी, क्योंकि नीचे वाले फ्रैगमेंट में बता दिया कि तरतीब के हिसाब से इसमें जो 6 वाली न्यूक्लियोटाइड है वो T है, 7 वाली G है और तीसरे फ्रैगमेंट में बता दिया कि 8 वाली C है। लेकिन आप ये देखें कि इसमें T जो है वो सब फ्रैगमेंट में रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि इस जीन में जिस जीन की सीक्वेंसिंग की जा रही है, जिस DNA की सीक्वेंसिंग की जा रही है, उसमें न्यूक्लियोटाइड नंबर 6 T है। तो इसलिए देखें आप सब में T आ रहा है 6 नंबर पे। 7 पे G है तो सब में G आ रहा है। 8 पे C है तो सब में C आ रहा है। हाउ दिस हैपन? उसकी वजह यह है कि बेसिकली आपको पता है कि कोई एक ये DNA का फ्रैगमेंट है या एक जीन है जिसकी हम सीक्वेंसिंग करवा रहे हैं। जब एक जीन है तो ये सारी उसी की कॉपीज़ हैं। कोई छोटी कॉपी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, जो कि यहाँ पे अरेंज हुई हैं, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ अरेंज हुई हैं। तो इट्स मीन बेसिकली जीन एक ही है तो सीक्वेंस तो रिपीट होगा ना। तो इसीलिए इसमें रेपिटेशन जैसे जैसे हो रही है तो वो कंफर्म कर रही है कि TGC। आप इसमें जो बोल्ड शो किया हुआ है सीक्वेंस को रीड करें, TGCGTCCACA, इस तरह से सीक्वेंस जो है वो बन रहा है। ठीक है, इस तरह जो है वो ऐड होते होते जितने भी इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं उस DNA या जीन में, वो सब जो है सीक्वेंस हो जाते हैं। तो फाइनली हमें एक सीक्वेंस हासिल हो जाता है जो कि यहाँ पे इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे ये ऑटोमेटेड चेन टर्मिनेशन मेथड में कैसे ये एक्टिविटी हो रही होती है। टेक्निकल वेरिएशन ऑफ चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग include tagging with nucleotide containing radioactive phosphorus for labeling, or using a primer labeled at 5' end with a fluorescent dye. Dye primer sequencing facilitates reading in an optical system for faster and more economical analysis and automation. The later development by Lori Hood and co-worker of fluorescently labeled DD NTPs and primers
सेट द स्टेज फॉर ऑटोमेटेड हाई थ्रूपुट DNA सीक्वेंसिंग। लुक हेयर, इसमें 4 वही बेसिस हैं जो डिफरेंस के साथ हैं DD एंटीपीज में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो उनके वो डिफरेंट कलर हैं। इसमें लेज़र लाइट डिटेक्टर होता है DNA एनालाइज़र मशीन में। DNA एनालाइज़र मशीन में जो लेज़र लाइट होती है वो जब इस पर फॉल करती है डिफरेंट बैंड्स के ऊपर, DNA फ्रेगमेंट के ऊपर, तो लेज़र की लाइट पड़ने की वजह से वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि हमने बात की है कि DD एंटीपीज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हैं। जब लेज़र लाइट इन पे फॉल करती है तो वहाँ से एक स्पेसिफिक कलर जो है वो जनरेट हो रहा होता है, जो मैंने 4 कलर बताए, और वो 4 कलर जो है उनको डिटेक्टर जो कि DNA एनालाइज़र में लगा होता है डिटेक्ट करता है और फिर एक प्रॉपर सीक्वेंस बना लेता है जिस जिस तरह का वो जो लाइट है उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। और फाइनली देखें, सीक्वेंसिंग के बाद हमारे पास जो सीक्वेंस आता है उसको हम ज़ाहिर है इस तरह रीड नहीं कर सकते, जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। इसमें आप क्रोमास CHROMAS क्रोमास या बायो एडिट के थ्रू इस सीक्वेंस को रीड कर सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे डिफरेंट कलर की पीक्स हैं, ग्रीन भी पीक्स हैं, ब्लैक भी हैं, रेड भी हैं, ब्लू भी हैं। वही 4 बेसिस के 4 कलर्स हैं, उनकी पीक्स बनी हुई हैं। इसमें आप देखेंगे जिस की पीक ज़्यादा बनी हुई, बड़ी ज़्यादा ऊंची पीक बनी हुई है, उसी को फिर वो सीक्वेंस को रीड किया गया है। अगर ब्लू है तो ब्लू पीक के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया गया, अगर ग्रीन है तो ग्रीन के हिसाब से। तो इस बेस पे आप देखेंगे एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है जो कि इसमें बनता जा रहा है, और 370 से ज़्यादा बड़ा ये जीन का सीक्वेंस है जो कि इसमें दिखाया हुआ है। तो फाइनली हमारे पास ये जो सीक्वेंस में आ रहा होता है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फर्दर अपने एनालिसिस के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं, या अगर इसको हमने ब्लास्ट करना है तो NCBI पे जाके इस सीक्वेंस को ब्लास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक स्केच दिया है कि बेसिकली जब हम कहते हैं कि 4 सैंपल को हमने अलग अलग 4 रिएक्शन को रन करना है, फिर उनको जेल पे रन करना है, जेल पे रन करेंगे तो फिर उसको जो लेज़र लाइट इन पे पड़ेगी, लेज़र लाइट से डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा और फाइनली ये एक यहाँ पे इसका इमेज डेवलप हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको एक ओवरऑल इसका व्यू देना चाहता हूँ, यानी इसकी मेथडोलॉजी क्या होगी कि अगर सीक्वेंसिंग करवानी होगी तो। इसके लिए यह है कि जैसा मैंने बताया कि 2 मेन इसमें स्टेप्स हैं, 2 मेन एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें हो रही हैं। पहले तो इसमें है DNA सीक्वेंसिंग PCR रिएक्शन, और दूसरा फिर इसके उस PCR रिएक्शन की सीक्वेंसिंग थ्रू DNA एनालाइज़र। जिस DNA की या जिस जीन की सीक्वेंसिंग करनी होती है उस जीन को हम लेते हैं, चाहे आपके पास सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में है या डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में है। तो इस केस में हम तमाम जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं उनको लेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि DNA टेम्पलेट और प्राइमर 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुद से रिएक्शन में देनी पड़ती हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कलेक्टिवली बिग डाई के नाम पे अवेलेबल हैं, यानी कि उनको इसका कम्बिनेशन बनाया हुआ है जिसमें DNTPs भी हैं, DDNTPs भी हैं, टैग DNA पॉलीमरेज भी है, बफर भी है, ठीक है। और इसको इन चारों चीज़ों को कलेक्टिवली जो है मिला के तो एक डाई बनाते हैं जिसको कहते हैं बिग डाई। तो बिग डाई के नाम पे ये अवेलेबल है, इनको परचेज़ करके तो यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर हमने देना है वो जीन जिसकी हमने सीक्वेंसिंग करवानी है और उसका प्राइमर। PCR रिएक्शन लगाएंगे इन सारे कंपोनेंट्स के साथ,
फिर जो हमारे पास PCR रिएक्शन आएगा उसमें हम PCR रिएक्शन की प्रेसिपिटेशन करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो रिएक्शन हुआ है डेफिनेटली इसमें कुछ बफर या साल्ट्स वगैरह जो है जो कि बचे होंगे उनको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम इसकी प्रेसिपिटेशन करेंगे। प्रेसिपिटेशन विद आइसोप्रोपेनॉल 100% आइसोप्रोपेनॉल के साथ सीक्वेंसिंग PCR का जो रिएक्शन है उसकी प्रेसिपिटेशन कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। फिर इसकी प्रेसिपिटेशन करने के बाद इसको फार्मामाइड सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी कि हर PCR रिएक्शन जितने भी है उसमें हम फार्मामाइड डाल देंगे और इसकी डीनेचरेशन करेंगे। डीनेचरेशन क्यों करेंगे? ताकि अगर कोई डबल स्टैंडर्ड DNA है, हमें पता है PCR रिएक्शन कर रहे हैं तो डबल स्टैंडर्ड तो होगा, डबल स्टैंडर्ड रिएक्शन है तो उसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करें। अगर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी हुई है तो उसको भी ख़त्म करके उसको लीनियर फॉर्म में ले जाएं। सारे सिंगल स्टैंडर्ड अब स्टैंड हमें हासिल हो जाएंगे थ्रू डीनेचरेशन। और डीनेचरेशन के जो टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट्स। तो उसके बाद फिर इस रिएक्शन को DNA एनालाइज़र मशीन पे जाके लगाया जाता है। DNA एनालाइज़र मशीन फिर अपना एक जो उसका वे है उसमें उसको रन करती है हमारे सैंपल्स को, और लेज़र लाइट्स इसको स्कैन करती हैं, और जो फ्लोरेसेंस पैदा होती है इनके फ्रैगमेंट से, हर फ्रैगमेंट के एंड पे हमें पता है कि टर्मिनेटर लगा हुआ है, उसकी अपनी एक फ्लोरेसेंट लाइट है। वो जो फ्लोरेसेंस है उसको डिटेक्टर रीड करता है और डिटेक्टर उस बेस पे एक सीक्वेंस जनरेट कर लेता है। दूसरा ये लास्ट वाली इसमें स्लाइड है कि डाई टर्मिनेटिंग सीक्वेंसिंग के हवाले से पहले ये था कि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है, इसके बारे में बताया भी है कि इस केस में 4 रिएक्शन लगाए जाते हैं। 4 रिएक्शन में सब कंपोनेंट्स सेम रखे जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ रखा जाता था DDNTPs का। 4 DNTPs के लिए यानी 4 रिएक्शन लगाना पड़ते थे, हर रिएक्शन में एक एक DDNTPs डाल दी जाती थी। लेकिन अब इसमें फिर बाद में एडवांसमेंट ये हुई कि इन्होंने इसको शॉर्टकट कर लिया कि जो DDNTPs हैं वो चारों एक ही रिएक्शन में आ गई, ख़ास प्रपोर्शन के साथ उनको DDNTPs को DNTPs के साथ रखा है। तो इस केस में हमें 4 रिएक्शन रन करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक सिंगल रिएक्शन में ही चारों DNTPs को यूज़ किया जाता है और जेल पे रन करके, और जेल पे भी जब रन करना है तो सिंगल वेल में या सिंगल कॉलम में रिएक्शन को रन करना है। 4 कॉलम या रिएक्शन 4 कॉलम या वेल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रीवियस अप्रोच थी जिसमें 4 कॉलम्स या वेल यूज़ किए जाते थे, अब तो सिंगल वेल में यह रिएक्शन हो रहा है। तो इससे ये रिएक्शन ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव और बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला हो गया है। तो लास्ट इस स्लाइड में यही चीज़ मैंने मेंशन की हुई है। ए डाई टर्मिनेटर सीक्वेंसिंग यूटिलाइजेज लेबलिंग ऑफ द चेन टर्मिनेटर DDNTPs which permits sequencing in a single reaction rather than 4 reactions as in the labeled primer method. In di-terminator sequencing, each of the 4 dideoxynucleotide chain terminators is labeled with fluorescent dyes, each of which emit light at different wavelengths. तो 4 इसमें टर्मिनेटर हैं, 4 के लिए अपनी अपनी जो वेवलेंथ की लाइट ये एमिट करते हैं। चारों डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट एमिट करेंगे, जिसको डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब कि डिफरेंट बेसिकली शेड या कलर देगा, जिसको डिटेक्टर फिर रीड कर लेता है और हमें एक सीक्वेंस की फॉर्म में दे देता है। तो ये जी आज का टॉपिक था हमारा DNA सीक्वेंसिंग के हवाले से। तो होप सो यू अंडरस्टैंड कि DNA सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है।